अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इरफान वानी। आप देख रहे हैं इरफान सर्स एकेडमी। जैसे कि आपको मालूम है कि जेई मेंस का अप्रैल वाला सेशन चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे शिफ्ट हो गए। आज हम एक शिफ्ट लेने वाले हैं, दैट्स अप्रैल 6 का शिफ्ट नंबर 2। क्या क्या सवाल पूछे गए थे फिजिक्स पोर्शन में से, वो यहाँ पे हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो वी विल डिस्कस कि हमारे पास क्या क्या सवाल पूछे गए। तो पहला सवाल हमारे पास जो पूछा गया था, दैट्स व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद 10 हीलियम गैस एटम्स एट टेम्परेचर T। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था हमारे पास कि हीलियम गैस आपके पास है, तो आपको मालूम है कि हीलियम जो हमारे पास है दैट इज अ मोनोएटॉमिक गैस। हीलियम इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है सर, सो मोनोएटॉमिक गैस हम, लेकिन इसके कितने हमारे पास एटम्स गिवन है सर इसके 10 एटम्स हमारे पास हैं, तो इसके 10 एटम्स हमारे पास है। एक एटम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चा गलती यहाँ पे कर लेगा। उसको मालूम है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर पार्टिकल होगा, दैट्स इक्वल 3/2 kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि T हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे 10 पार्टिकल इसके गिवन है। ठीक है, तो 10 पार्टिकल्स के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा? सो इट विल बी सर 3/2 kb इंटू T मल्टीप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा सर? 10 करना पड़ेगा। सो इट विल बी 2 5 r 5 3 r 15, इट विल बी 15 टाइम्स kb इंटू T। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था। जेई मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही इजी सवाल है। ऐसे सवालों से कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। सो एक अच्छे ढंग के सवाल अगर आपके शिफ्ट में पूछे जाते हैं, आगे जाके जो बच्चों का जो शिफ्ट आने वाला है उनसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास डिफिकल्ट सवाल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ साइड से हो। क्यों? क्योंकि जितने डिफिकल्ट सवाल आ जाएंगे उतना ही आपके पास जो कट ऑफ होगा परसेंटाइल के लिए वो बहुत ही कम होगा। अगर 99 परसेंटाइल, इससे पहले आपने देखा होगा जनवरी शिफ्ट वाला इजी शिफ्ट के लिए 99 परसेंटाइल आफ्टर 250 to 40 पॉइंट्स तक गया था। लेकिन ऐसा भी डिफिकल्ट शिफ्ट था जहां पे 99 परसेंटाइल के लिए 150-160 पॉइंट्स ही लाने थे। ठीक है, तो जितनी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगी उतने चांसेस ज्यादा है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, सो रिमेंबर दैट इन योर माइंड कि दुआ करो कि आपका जो शिफ्ट वो डिफिकल्ट आ जाए अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्यों है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमारे पास 200 न्यूटन्स है, इज सस्पेंडेड थ्रू अ चेन ऑफ मास 10 kg। सो कुछ ऐसा गिवन हमारे पास है। सो आपके पास ऐसा कुछ है कि आपके पास एक वेट है, उस वेट को आपने क्या किया, उसको आपने सस्पेंड किया। लेट सपोज ये आपके पास वेट है। सो वेट कितना है इसका सर? इट्स 200, या आपके पास 200 न्यूटन इसका वेट है। सो इट्स सस्पेंडेड थ्रू ए चेन ऑफ मास 10 kg। सो आपके पास यहाँ पे चेन है। सो एक सेकंड, चेन थोड़ी अच्छी सी बनाते हैं। सो ये आपके पास चेन, ठीक है। सो चेन से सस्पेंड करके हमारे पास यहाँ पे है। सो आपसे क्या पूछा गया कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चेन अप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रांच एक ट्री है जिसके साथ आपने इसको जोड़ दिया। सो क्या कर लेंगे, देखिए इजी सवाल है। देखिए ये आपके पास 10 kg है, ये वाला 10 kg, तो इसका आ जाएगा 100 न्यूटन नीचे से। ठीक है, अगर ये 20 kg पे 200 न्यूटन आ रहा है, सो इसका मतलब ये है कि जी का वैल्यू वहां पे 10 इज्यूम किया गया। ठीक है, सो इस पूरे को हम एक सिस्टम मानेंगे, इस पूरे को एक सिस्टम मानेंगे। ठीक है, सो नीचे से हमारे पास कितना आ जाएगा सर? दैट विल बी 300 न्यूटन। ठीक है, सो वहां पर जो फोर्स, जो कि टेंशन जिसको माना जाएगा, वो T आ जाएगा, और उस T का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा सर? दैट विल बी 300 न्यूटन। इजी सवाल है। इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अगर मैं बता दूं, ये इजी वाले सवाल में पूछा जाएगा। ठीक है ना, सो इजी सवाल है, इसकी वजह से भी कट ऑफ के चांसेस बहुत ऊपर जाने के अगर आपके शिफ्ट में ये पूछा गया। सो नेक्स्ट हमारे पास है, while finding the refractive index of a glass slab, the traveling microscope is focused on ink dot on a white paper. ठीक है, so when a glass slab of thickness 5.1 centimeter is placed on this ink dot, the microscope is raised through 1.7 centimeter, then find the refractive index of glass. देखिए आपको मालूम है जब भी हम ग्लास स्लैब की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास स्लैब है हमारे पास, हमने पढ़ा है कि आपके पास ये इंसिडेंट रे, देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंस, ये इंसिडेंट रे,
देन आफ्टरवर्ड्स रिफ्रैक्शन ऑकर्स, फिर इमर्जेंट रे ऐसे आती है, ये आपके पास ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सो आपको मालूम है ये जो चीज हमारे पास है, ये जो आपके पास एक्चुअल पाथ था रे ऑफ लाइट उससे डीविएट हो गई, रे ऑफ लाइट उससे डीविएट होगी, इसको हम क्या कहते हैं सर, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट सर, इसको हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो लेटरल शिफ्ट की फॉर्मूला है दैट्स टी साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर, या आप इसको सीकेंट ऑफ आर भी लिख सकते हैं ऐसे, टी सीकेंट ऑफ आर इनटू साइन ऑफ आई माइनस आर के बराबर आ जाएगा। और टी जो हमारे पास है वो थिकनेस है इस ग्लास स्लैब की, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर जो हमारे पास है दैट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया हमारे पास, दूसरा आपको मालूम ये भी है कि अगर आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, या आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास म्यू है, अब ये पूछा गया आपके पास ये जो डॉट था हमारे पास, अगर आपने यहाँ पे ग्लास स्लैब का यूज किया व्हाइल फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इंक डॉट, आपने इस माइक्रोस्कोप को वहां पे फोकस किया है ऑन ए व्हाइट पेपर व्हेन ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5, जब आप फिर आपने पहले आपके पास विदाउट आपके पास ग्लास स्लैब आप इस इंक डॉट को देख रहे थे थ्रू माइक्रोस्कोप, लेकिन फिर क्या हो गया थ्रू ग्लास स्लैब, उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से ये चीज हो गई कि आपके पास यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है इसको रेज किया गया कितना सर 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उस इंक ड्रॉप को वहां पे फोकस करने के लिए, सो ये जो हमारे पास शिफ्ट है यही चीज हमारे पास यहाँ पे निकालने वाली है, ठीक है। सो ये शिफ्ट हमारे पास किसके बराबर होता है, दैट्स थिकनेस इनटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। व्हाट इज म्यू सर, व्हाट इज म्यू, म्यू इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस ग्लास स्लैब का होगा वहां पे, ठीक है। अगर ये शिफ्ट पूछा गया होता लेटरल शिफ्ट, तब आप ये फॉर्मूला यूज करते, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मालूम होना चाहिए था। लेकिन आपसे ये वाला शिफ्ट पूछा गया कि आपके पास जो ये आपके पास जो शिफ्ट जो आपके पास आ गया यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप रेज हो गया दैट्स 1.7 सेंटीमीटर, कब, जब आपने इस ग्लास स्लैब को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो ये शिफ्ट आपके पास गिवन है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो शिफ्ट इज गिवन टू बी 1.7, देन व्हाट इज द वैल्यू, थिकनेस कितनी है हमारे पास ग्लास स्लैब की सर, इट इज 5.1, ये आपके पास 5.1, इट्स 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व में भी आप कर सकते हो, तो भी मैं करता हूं, ये तो इजी कैलकुलेशन यहाँ पे, इट विल बी 17 अपॉन 51, डॉट कैंसिल होगा तो आपके पास इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये आ जाएगा, तो ये तो कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पे, सो इट विल बी 3, सो 17 1 आर 7 2 17 3 आर, तो 3 से हो जाएगा आपके पास, सो इट विल बी 1 अपॉन म्यू का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 3, ये 2 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। सो 1 अपॉन म्यू, तो म्यू का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 3 अपॉन 2, आपके पास ऑप्शन होगा 3 अपॉन 2, ठीक है ना। तो कोई बच्चा ये भी कहेगा देखो सर हमें तो मालूम है ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 3/2 होता है, मे बी यहाँ पे आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप का मटेरियल आपके पास हो सकता था ग्लास स्लैब का, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे निकल रहा है हमें 3/2, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा आपको तुक्का नहीं मारना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी अगर किसी ने तुक्का भी मारा होगा तो उसका सवाल करेक्ट हो गया होगा, ठीक है। ये भी इजी लेवल का, मे बी हम कह सकते इजी टू मॉडरेट लेवल का आ जाएगा, सवाल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा गया होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो उतना मुश्किल भी है ही नहीं, ठीक है। सो आगे बढ़े, नेक्स्ट आपके पास क्या पूछा गया था, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, हैज एन एक्सेप्टर लेवल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। देखिए आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर से सवाल पूछा गया है सर, ये वैलेंस बैंड हमारे पास होता है, ये हमारे पास सर कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। सो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान हमारे पास जो एनर्जी गैप गिवन है सर ये है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, यहाँ होल बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मालूम होगी, ठीक है। सो द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल, तो कितना लगेगा, तो मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास वेवलेंथ कितनी होगी। इजी सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आपको मालूम है E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, hc बाई लैम्डा के बराबर होगा,
ठीक है, या E इज इक्वल टू एच न्यू आप बता सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे लेकिन आपको गिवन आपके पास क्या है, जो आपके पास यहाँ पे गिवन है दैट इज गिवन टू यू कि आपके पास एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। सो इट विल बी एच सी बाई लेमडा आ जाएगा, ठीक है ना। सो लेमडा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी एच सी अपॉन इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। देखो एक तरीका तो ये हमारे पास है कि आप यहाँ पे H का वैल्यू दोगे और साथ ही में यहाँ पे किसका वैल्यू दोगे, C का वैल्यू दे सकते हो। लेकिन दूसरा हमारे पास तरीका है कि आपके पास इजी कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज जो एनर्जी हमारे पास होती है, ये वाली एनर्जी, ये जो एनर्जी हमारे पास है E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट्स 1242 अपॉन ये जो हमारे पास लेमडा, ये आपके पास डायरेक्टली निकलेगा फिर नैनोमीटर में, ठीक है ना। सो इजीली आप इसको कर सकते हो। तो एनर्जी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 6 आ जाएगा आपके पास 1242 अपॉन लेमडा, क्योंकि आपके पास आंसर भी उसी में गिवन है। तो इजी कैलकुलेशन के लिए आपके पास अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली मालूम है तो आप इजीली आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो लेमडा का वैल्यू हमारे पास कितना आने वाला है, दैट 61 और 62 और 12 0 और 67 और 42। सो लेमडा का वैल्यू 207 नैनोमीटर आने। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सवाल है, अगर आपको ये पता है तो इजी आपके लिए कैलकुलेशन हो जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लंबा चौड़ा किया, H का वैल्यू दिया 6.626 इंटू 10 जो कि गिवन आपके पास है 10⁻⁻34, C का वैल्यू 3 10⁸, तो आपके पास फिर इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट 6 इंटू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती, टाइम आपका थोड़ा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना माइंड यूज कर लोगे, अगर आपको ये मालूम है, ये फॉर्मूला रिमेंबर है, तो आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, बात आई समझ। सो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि आपके पास 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो ओपन ऑर्गन पाइप्स यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे 2 पाइप्स गिवन है, एक 60 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ 90 सेंटीमीटर आर इन देयर 6th and 5th हार्मोनिक्स, ठीक है। सो रेस्पेक्टिवली वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे आपके पास गिवन है। सो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप यहाँ पे ओपन है, तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी फंडामेंटल दैट्स V/12, ठीक है ना। सो F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V/12L1। सो F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो इट विल बी V/12L2, ठीक है, बात आई समझ। और लेकिन यहाँ पे गिवन है इट्स इन 6th हार्मोनिक्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 5th हार्मोनिक्स में, ठीक है। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड, यू आर सपोज्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी। सो आपको मालूम है कि डेल्टा F क्या आ जाएगा यहाँ पे, F2 माइनस F1 के बराबर। सो इट विल बी V/, सो इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल V का वैल्यू तो आपके पास गिवन है, इट विल बी 333, ठीक है, V कॉमन, सो इट विल बी 3 टाइम्स, सो ये 3 आ जाएगा आपके पास, या 2 आप बाहर निकाल सकते हैं, 2 आप बाहर निकाल सकते हैं, सो 2 बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। सो इट विल बी नाउ 6/L1, तो 6 तो L1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट्स गिवन टू बी 60 सेंटीमीटर, 60 10⁻²2, ठीक है ना, माइनस वो कितना गिवन है सर, 90 अपॉन इट विल बी सॉरी, सो इट विल बी 5 अपॉन, सर आपके पास L2 का वैल्यू 90 इंटू 10⁻²2 ये आ जाएगा। सो इट विल बी 333/2, सो यहाँ पे 10⁻² ऊपर आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे बचेगा 1/10 आपके पास आ जाएगा, माइनस 5 1R 5 8R 40, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास 333 10⁻²/2, यह आ जाएगा 18 माइनस 10 दैट इज 8/180, इसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। सो कैंसिलेशन अगर हम कर लेंगे, सो इट विल बी 2 9R 18, सो इट विल बी 9 2R 18 0R, ठीक है, 20 आपके पास है, एक 10 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 333
अपॉन 2 इंटू 10 आपके पास आ जाएगा। सो इट विल बी, सो इसका हाफ कर लेते हैं 150, 30 का 165, 166.5, 166 पॉइंट आपके पास 5, ठीक है ना। सो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कहीं पे गलती हो गई है। 3/2/10, 1 टन तो बच रहा है हमारे पास, ये तो ज्यादा आ रहा है हमारे पास। सो इसका जो आपके पास एक्चुअली द आंसर इज, इट कम्स आउट टू 247 हर्ट्ज। यू कैन गो, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कहीं पे गलती हुई होगी आप साथ में देख लेना। तो फॉर्मूला हमारे पास वैलिड है, ठीक है। आपके पास ये 6th हार्मोनिक है, ये 5th हार्मोनिक है, आपके पास डिफरेंस निकालनी है। सो एक जगह आपके पास गलती होगी, इट्स F2 माइनस F1, हमने यहाँ पे F1 माइनस F2 किया है, यहाँ पे आपके पास गलती होगी, इस चीज को आप देख लेना, ठीक है ना। गलती हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन पर, जो पार्ट है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। सो बेसिक हमें F2 माइनस F1 करना था, हमने यहाँ पे F1 माइनस F2, सो इट विल बी 333/2। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला आ जाएगा 19 to 10 रेज पर -2, ये आएगा, ये चीज आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। आई विल चेक द आंसर आल्सो, जो आंसर आपके पास आने वाला है, सो आपके पास जो आंसर आपके पास आ रहा है दैट्स 247, यस एग्जैक्टली, इट इज 247। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे इज गिवन, तो EM वेव से सवाल पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे इज गिवन बाय E इक्वल टू 600, तो आपको मालूम है एक्चुअली इट्स E इक्वल टू E नॉट, या आपके पास साइन, ये तो इलेक्ट्रो ओमेगा टी माइनस kx, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की आपके पास जनरल इक्वेशन है जो कि साइनोसाइडल यहाँ पे। सो बाय दिस यू कैन से दैट E नॉट का वैल्यू जो हमारे पास है दैट विल बी सर 600 आ जाएगा, ठीक है ना। सो आपसे क्या पूछा गया, द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इट इफ इट इज प्रोपेगेटिंग अलोंग x एक्सिस इन फ्री स्पेस इट विल बी, ठीक है ना। सो आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव निकाल, तो आपको मालूम है कि इंटेंसिटी जो आ जाएगा, सो इट विल बी म्यू एवरेज इनटू c आ जाएगा, ठीक है ना। सो इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, इनटू c। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे E नॉट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एक्चुअली आपको मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू हमारे पास है दैट्स 8.854 इंटू 10 रेज पावर -12, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली गिवन है कि जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो आपके पास है दैट्स गिवन टू बी, सर हाउ मच इज द वैल्यू, दैट इज गिवन टू बी 9 इंटू 10 रेज पावर 9 इंटू 10 रेज पावर -12, ठीक है ना। ई का वैल्यू भी आपके पास गिवन है और सी का वैल्यू आपको मालूम है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 जो कि मीटर पर सेकेंड में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो इवन यू पुट दीज वैल्यूज आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, इसका स्क्वायर है, सो द आंसर कम्स आउट टू बी, आप चेक कर लीजिएगा। सो ऑप्शन जो आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे मेंशन करके नहीं है, तो यू कैन करेक्ट दिस वन, तो आपके पास कैसे आपके पास आ जाएगा, तो इट विल बी 9/2 इंटू 10 रेज पावर, देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 रेज पावर 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 8 4 12, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, ठीक है ना, वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद क्या, सो यहाँ पे 9/2 आ गया, 6 6 आर 36 आ गया, 36 आ जाएगा, ठीक है सर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो इट विल बी 2 1 आर 2 2 8 आर 16, सो आपके पास आ जाएगा 9 3 आर 27 इंटू 18, ठीक है। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, इट्स 27 इंटू 18 56 आ जाएगा, 8 आर 16 16 और 5 दैट्स 21 7 2 6 8 4 486
वाट्स पर मीटर स्क्वायर, दैट्स द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट में भी आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप ही छोड़ा, मैंने इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन की थी तो जैसे यहाँ पे एक ही चीज हो गई थी, हमने F2 माइनस F1 किया करना था, लेकिन F1 माइनस F2 जस्ट हमने वहां पे मार्किंग गलत की थी, वहां पे इसको आप चेक कीजिएगा। ये मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व किया था, लेकिन खुद भी आप कैलकुलेशन कर सकते। मेन चीज है आपके पास क्या कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बात है समझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आपसे कुछ पूछना था, वो ये चीज है कि एक अनाउंसमेंट करनी थी कि इरफान सर्स एकेडमी का एक ऑफलाइन सेंटर भी है जो कि शालीमार में है, जहां पे हमने जी मेंस, जी एडवांस और CUET और नीट UG के लिए कोर्सेज हमने लॉन्च किए। ठीक है, ड्रॉपर्स बैच भी साथ ही में स्टार्ट होने वाला। द ड्रॉपर्स बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ द मे। जो बाकी क्लासेस है 8th 9th 10th जो कि फाउंडेशन क्लास है 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगी। 11th एंड 12th जो आउटगोइंग 11th है, जो कि 12th क्लास में चढ़ेंगे बच्चे, उनकी जो क्लासेस है 1st में से उनकी भी स्टार्ट होगी। जो 12th क्लास का सेशन है, जो 11th क्लास का सेशन है, जो कि आउटगोइंग 10th वाले बच्चे, उनका जो सेशन वो भी 15th अप्रैल से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास 11th 12th मेडिकल, 8th 9th 10th फाउंडेशन क्लास एंड जेई मेंस, जेई एडवांस, CUET, NDA, इवन ओलंपियाड क्लास भी करते हैं। और पर्टिकुलरली जो हमारे पास आने वाला जो एग्जाम है, जो कि नीट UG का एग्जाम है, उनकी तैयारी भी हम करवा लेते हैं। ठीक है ना, हरी अप, ज्वाइन इरफान सर्स एकेडमी एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 10 to 90%। 10 to 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। जैसे आपको क्या करना है, एक टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप उस टेस्ट में अच्छे खासी परसेंटेज लाते हो, एक इजी टेस्ट होगा, तो आपकी जो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा वहां पे, दैट विल बी 10 to 90%। ठीक है, हरी अप, आगे बढ़ते हैं। ये चलिए ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं जो कि आइडेंटिकल स्फीयर्स है। ठीक है, उन पे आपके पास यहाँ पे गिवन है कि चार्ज कितना हमारे पास है। दो स्फीयर्स, देखिए इससे पहले हमारे पास, इसको कंटिन्यू कर लें। मान लीजिए आपके पास ये दो स्फीयर्स हैं, इस पे कुछ चार्ज होगा। ठीक है, ये आपके पास Q1 है, इसके पास आपके पास Q2 है। इसका कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए R1 है, इसका रेडियस होगा मान लीजिए R2 है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि ये रिपल करते हैं आपस में। ठीक है ना, बाय फोर्स इट्स गिवन टू बी दैट फोर्स F जो इनके दरमियान है, वो 4 जो आपके पास है, दैट्स इक्वल टू आई थिंक 16 न्यूटन। ठीक है, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर टचेस दीज बोथ स्फीयर्स वन आफ्टर अनदर। मतलब पहले इसको टच कर रहा है, देन आफ्टरवर्ड्स इसको टच कर रहा है। लेकिन मैंने ये केस ऐसा लिया कि आपके पास दो स्फीयर्स है, ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास सवाल ऐसा भी आ जाता कि ये आइडेंटिकल नहीं है, तब भी आप इस सवाल को कैसे कर पाते, वो कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं। ठीक है ना, गिवन क्या हमारे पास यहाँ पे फिर टच कर रहा है, देन न्यू फोर्स, यहाँ पे आपके पास नया फोर्स निकालना है। न्यू फोर्स बिटवीन द स्फीयर इट इज गिवन बाय। ठीक है, देखिए ये 4 जो आपके पास यहाँ पे निकालना है, जो कि आपके पास यहाँ पे गिवन है, इससे पहले कि 6 नया फोर्स निकालने से पहले आपको मालूम ये होना चाहिए कि जो आपके पास चार्जेस यहाँ पे है, जो चार्जेस आपके पास है, जब वो इन कांटेक्ट में आ जाएंगे, नया चार्ज इन पे क्या आ जाएगा, नया चार्ज जब इन कांटेक्ट में आ जाएंगे, जब ये इन कांटेक्ट में आ जाएंगे, नया चार्ज जो आ जाएगा इस वाले हिस्से पे, इट विल बी Q1 प्लस Q2, ये रेडियस के हिसाब से होगा, इनटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, रेडियस के हिसाब से होगा। अब इस पे नया चार्ज जो आ जाएगा फाइनल, इट्स Q फाइनल, इस पे कितना आ जाएगा, इस पे Q फाइनल कितना आ जाएगा सर, इस पे जो Q फाइनल इट विल बी Q1 प्लस Q2 इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो उधर क्या था, फर्क क्या थी, ऊपर R1 और उसमें R2। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो आपके पास चार्जेस ट्रांसफर हो गए, जो फाइनल चार्ज अब होगा ये रेडियस के हिसाब से होगा। लेकिन हमारे हिसाब से केस देखो, अगर ये आइडेंटिकल है Q1 इक्वल Q2 तो Q प्लस Q आ जाएगा। अगर R1 R2 के बराबर है तो क्या आ जाएगा 2Q, यहाँ पे 2R। ठीक है ना, ये और ये कैंसिल आपके पास है, R और R कैंसिल आ जाएगा। ठीक है ना, आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ हाफ आ जाएगा चार्ज आपके पास। ठीक है ना, आपसे यही पूछा गया यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे दो स्फीयर जिनका पहले आपके पास
ये रिपल कर रहे हैं आपस में, ये रिपल कर रहे हैं, इसका Q है, इसका Q है, और वो फोर्स गिवन है 16 न्यूटन। अब थर्ड चार्ज को लाओ आप नेक्स्ट चार्ज को। नेक्स्ट चार्ज मैंने लिया जो कि अनचार्जड है। अब ये अनचार्जड है, इस पे कितना चार्ज आएगा सर? इट विल बी Q/2। सर इस पे कितना आ जाएगा? Q/2। ठीक है, पहले इसको टच किया, अनचार्ज टचेस दीज बोथ स्फीयर्स। पहले इसने इसको किया, फिर इसने इसको किया, अब इसको ही करेगा टच, फिर से करेगा टच। जब इसको टच कर लेगा तो कितना हमारे पास चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास जो चार्ज आ जाएगा, हाउ मच विल बी दिस? इट विल बी Q/2 प्लस Q/2, सो इट विल बी Q/4। उस पे आ जाएगा Q/4। अब दो हमारे पास यहाँ पे चार्जेस है, वही वाला Q/2 और यहाँ पे Q/4। ठीक है ना। अब आपस में इन पे फोर्स क्या आ जाएगा? नया फोर्स F' मान लेते हैं, वो कितना आ जाएगा? इट विल बी Q1 Q2 K Q1 Q2। आपको मालूम है ये जो हमारे पास 60 न्यूटन है, ये किसके बराबर? K Q² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी K Q1। व्हाट इज Q1? द वैल्यू ऑफ Q1 इट इज Q/2। Q2 व्हाट इज Q/4 आ जाएगा अपॉन R²। सो इट विल बी 4 to R 8, 1/8 into 16, that will be 2 न्यूटन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो कैसे कर लेते हैं? इवन दो अगर आपके पास आइडेंटिकल ना हो, आपके पास एक यूनिट आगे जाके जो शिफ्ट, बच्चे याद रख ले कि आगे जाके जो शिफ्ट में अगर आपके पास इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, इवन दो अगर आपके पास आइडेंटिकल ना भी हो स्फीयर्स, तब क्या फॉर्मूला यूज करनी? जो चार्ज फाइनली शेयर होगा वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बात आई समझ? आगे बढ़े चलिए। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, तो ऐसा सवाल तो मुझे नहीं लगता जेईई में आना चाहिए, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन फिर होती है ना बच्चे के लिए, वो बहुत ही मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे से पढ़ा होता है, लेकिन इजी पेपर आने की चक्कर की वजह से उनका जो कट ऑफ है, जो पॉइंट्स लाने पड़ते हैं 99 परसेंटाइल लाने के लिए, अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए, तो बहुत ही ऊपर जाता है। ठीक है, तब उस बच्चे के लिए मतलब उसको बहुत दुख हो जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे टाइप के सवाल जेईई में आने चाहिए, इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा रेज हो जाता है। ठीक है, चलिए सवाल आ गया तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एंटी ने कुछ भी बोला है तो हमें तो जवाब देना है यहाँ पे। इफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमिटर इट इज दिस, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इट इज। तो बहुत ही ईजी है। तो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है, सो फाई नॉट इट्स गिवन टू यू। सर फाई नॉट किसके बराबर होगा? hc/λ होगा ना, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इट्स गिवन टू यू। सर हाउ मच इट इज दिस? इट्स 10.56 10 to power -20 इट्स गिवन टू यू। ठीक है, थोड़ा दूसरा पेन में यूज करता हूं। So it is 10.56 into 10 to power कितना हमारे पास? -20 जूल्स। तो सिंपली अब आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? लैम्डा नॉट निकालना है। सो इजीली आप इस चीज को निकाल सकते हैं। इट विल बी hc/10.56 10 to power -20। कैलकुलेशन पार्ट आप मैं इस सवाल के लिए छोड़ता हूँ। h का वैल्यू मालूम है 6.626 10 to power -34। c का वैल्यू 3 × 10⁸। जस्ट लाइक अगर आपको कम से कम पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, आप जस्ट ऑप्शंस को यहाँ पे जस्ट मैच कीजिए। ठीक है ना। तो ये आपके पास एक मैं बताऊंगा एक इजी, बहुत ही इजी सवाल जो कि पूछा गया था आपके पास। ठीक है, तो एक नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। सो नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या गिवन है? इफ 48 जूल्स हमारे पास यहाँ पे 48 जूल्स का आपके पास यहाँ पे हीट है। इफ 48 जूल्स ऑफ हीट इज गिवन टू 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। तो हीलियम गैस है तो डायटोमिक है। डायटोमिक के लिए आपके पास if 48 joules heat is given to 1 mole of helium gas and increase in its temperature, तो 48 joules आपके पास है, तो हीट का वैल्यू आपके पास डेल्टा Q है, that's 48 joules given to V। तो and increase in temperature by 2 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास डेल्टा T जो आपके पास है इंक्रीज कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, R का वैल्यू गिवन है सर
3 into 10 8.3 जूल, एक्चुअली इट्स 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8.3 लेना आपको जूल्स, सेकंड क्या हो गया, ओके, जूल्स पर मोल पर केल्विन। सो आपसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया कि आपके पास बता दीजिए कि वर्क डन जो हमारे पास है वो कितना लगेगा हमारे पास, ठीक है। सो वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमारे पास वो क्या है हमारे पास, सर वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमारे पास दैट इज दिस वन, जो आपके पास है डेल्टा क्यू, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। सो डेल्टा क्यू तो हमें मालूम है, और दैट टू हम दे रहे हैं तो इंक्रीजिंग, हमें डेल्टा यू के बारे में पहले फाइंड करना है। तो डेल्टा यू हमारे पास जो है वो कैसे फाइंड कर लेंगे, हमारे पास डेल्टा यू की फॉर्मूला हमारे पास है इट्स एन सी वी डेल्टा टी। एन 1 मोल है तो 1 मोल आ जाएगा, सी वी का वैल्यू 3/2, आर का वैल्यू सर कितना है 8.3। क्यों यहाँ पे 3/2 आर में लिख रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है ये डायटोमिक है, तो डायटोमिक के लिए आपके पास क्या आ जाता है, ये जो मैं लिखने वाला था यहाँ पे डायटोमिक के लिए सीवी का वैल्यू 3/2 आर आ जाएगा। सीपी आपको पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीवी मालूम है सीपी निकाल सकते हैं 5/2 आर आ जाएगा। सो इनटू टी दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 2 कैंसिल आपके पास, इट विल बी 3 आर 9, 8 3 आर 24, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकला किसका, डेल्टा यू का, डेल्टा यू आपके पास निकला तो इजीली आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो किसका, डेल्टा डब्ल्यू का। इट विल बी 48 माइनस 24.9 आपके पास, ठीक है। सो हाउ मच विल बी दिस, इट विल बी 18 5 23 और 0.1 23.1 जूल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। बात आई समझ, ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। अरे भाई साहब देखो क्या सवाल पूछने लगे जी, मेन सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, क्योंकि मैंने बता दिया जितना इजी सवाल सेम आंसर ऑप्शन आपके पास वहां पे डायरेक्टली आप बता सकते हो क्या है, जिसकी वजह से आपका कटअप बहुत ही ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी आपके पास फोटोन की गिवन है E, इट्स गिवन टू बी 2.5 इलेक्ट्रॉन, दैट टू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आल्सो, और आपको निकालना भी है इलेक्ट्रॉन, आपके पास जो दूसरा वर्क फंक्शन भी है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पे कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है। सो आपसे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए आप ये मालूम है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी अपॉन जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, E माइनस फाई नॉट अपॉन ये आ जाएगा। सो E का वैल्यू 2.5 1.5 तो कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ E और E कैंसिल, 1 वोल्ट आपके पास आंसर होगा, ठीक है। बात आई समझ, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल है, उतना मुश्किल है भी नहीं आपके पास। नेक्स्ट, करंट इन एन इंडक्टर फ्रॉम नेगेटिव चेंज फ्रॉम नेगेटिव 2 एम्पियर टू प्लस 2 एम्पियर, सो इन 0.2 सेकेंड जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, सो फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए हमें मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, L इज इक्वल टू E इज इक्वल टू L di अपॉन dt, ये आपको मालूम है, ठीक है। सो इंड्यूस्ड जो आपके पास इट्स गिवन टू बी 1 वोल्ट, सो ये आपके पास आ जाएगा। L का वैल्यू कितना हमारे पास है, सो L का वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, सो वो फाइंड करना है आपको। चेंज इन करंट क्या है, -2 टू दिस, सो इट विल बी 2 माइनस -2, ठीक है ना, अपॉन टाइम 0.2 सेकेंड्स। सो L का वैल्यू आ जाएगा 0.2 अपॉन 4, सो इट विल बी 2 अपॉन 40, ठीक है। सो इट विल बी 2 1 R 2 2 R 2 0 R 1 अपॉन 20, ठीक है ना। सो इट विल बी 1 अपॉन 20, इट विल बी, तो आपके पास 1 अपॉन 0.05 हेनरी आ जाएगा, ठीक है ना। सो इट विल बी 50 मिली हेनरी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
50 मिली हेनरी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि सर यहाँ पे आपके पास 0.1 वोल्ट नहीं 1 वोल्ट नहीं था, 0.1 वोल्ट था, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये मेमोरी बेस्ड सवाल है, कुछ भी हो सकता है, जैसा आपको मैं यहाँ पे आइडिया सिखा रहा हूँ। हो सकता है ऐसा कि कैलकुलेशन जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपके पास गिवन डेटा है उधर इधर होगा, क्योंकि बच्चों के पास हमने ये डेटा कैलकुलेट किया, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा भी है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर 0.1 वोल्ट है, आप खुद भी चेक कीजिएगा, जिनके सेशन में आ गया है तो उनको तो मालूम होगा कि 0.1 वोल्ट था कि 1 वोल्ट। अगर 0.1 वोल्ट होगा तब तो इजी है, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0.1 तो 0.2 इंटू 0.1 तो यह आ जाएगा 0.02 अपॉन 4, तो तब तो आपके पास आ जाएगा 5 मिली हेनरी, ठीक है ना। आप चेक कीजिएगा ये आ जाएगा कि नहीं, कैलकुलेशन पटाप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस, फाइंड द वेट एट अ डेप्थ ऑफ r अपॉन 4। तो बहुत इजी ग्रेविटेशन सवाल पूछेगा, वेरिएशन ऑफ g आपको मालूम है विद डेप्थ g डैश इट्स इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन r, ठीक है। तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास w डैश, इट विल बी w 1 माइनस डी बाई आर। अगर m से आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि m इंटू जी डैश आएगा वेट एट अ डेप्थ, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, ये 100 है। क्या हो गया भाई, सब कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, अच्छा 1 माइनस डेप्थ कितनी है r अपॉन 4, तो r अपॉन 4 अपॉन r से r कैंसिल, ठीक है ना। 4 माइनस 1 इज 3 अपॉन 4, तो आपके पास w डैश आ जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 100। भाई साहब बहुत ही इजी सवाल है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 150 न्यूटन्स वेट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं कहूंगा लेवल ऑफ डिफिकल्ट, एक ही दुक्का सवाल हम बता सकते हैं, एक दो सवाल जो कि वहां पे आपके पास समझ सकते हो कि डिफिकल्ट नहीं मॉडरेट थे, बाकी तो इजी पेपर में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 36, तो वर्क पावर एनर्जी उसी में पूछा गया, 36 टाइम इसको इंक्रीज। देखिए आपको मालूम है कि क्या मालूम है हमें, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m, तो चेंज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, तो हम लिखिए यहाँ पे p इज इक्वल टू 2mk। अब यहाँ पे p डैश जो आ जाएगा आपके पास गिवन है कि इट्स इंक्रीज्ड बाय, इट इज इंक्रीज्ड बाय 36 टाइम, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट k, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 36 6 टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम्स आ जाएगा। फिर डायरेक्टली आप बता सकते हैं परसेंटेज जो आपके पास चेंज आ जाएगी, बाकी फाइनल इनिशियल अपॉन जो इनिशियल 100 से मल्टीप्लाई, इट विल बी साहब 500%। एक इजी सवाल आपके पास में भी गिवन है, यस 500% इट इज गिवन, ठीक है। बात आई समझ, बहुत ही इजी सवाल है, उतना मुश्किल है भी नहीं, आप इजीली इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन दिस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट इज गिवन दिस, ठीक है। बहुत ही इजी है, देखिए ये सवाल जो आपको मालूम है कहां से, आपके पास यूनिट्स एंड डायमेंशन से, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का निकालना है, तो स्पेसिफिक हीट की फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू जो हमारे पास है इट्स इक्वल टू m s डेल्टा टी, डेल्टा टी इज टाइम, तो s के डायमेंशंस निकालने हैं, तो Q एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, वर्क m पावर 1 l पावर 2 t पावर नेगेटिव 2 m पावर 1 और डेल्टा टी टेम्प केल्विन पावर 1 आ जाएगा, और ये कैंसिल, बाई साहब आएगा l पावर 2 t पावर नेगेटिव 2 k पावर नेगेटिव 1। बहुत ही इजी, तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है, हाँ पहला स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे सही होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा, हमारे पास इसी में क्या फाइंड करना पड़ेगा कि आपके पास गैस कांस्टेंट का, गैस कौन, देखिए हमें मालूम है जो PV इज इक्वल टू nRT, तो फॉर 1 मोल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वही तो गैस कांस्टेंट की एक्चुअली डेफिनेशन है, PV अपॉन T आपके पास आ जाएगा, P इज प्रेशर दैट्स फोर्स पर यूनिट एरिया, आपके पास वॉल्यूम, ठीक है ना, अपॉन जो आपके पास टेम्परेचर है, फोर्स का आएगा m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 l पावर 3, नीचे आ जाएगा एरिया का l पावर 2 केल्विन पावर 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास m पावर 1, ठीक है सर m पावर 1
ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली रिमेंबर भी होगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, किसी को अगर रिमेंबर नहीं होगा तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो m पावर 1 आ जाएगा, इट विल बी 2l तो कैंसिल आ जाएगा, तो l पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे k पावर -1 आ जाएगा। आप देखिए m पावर 1, l पावर जो आपके पास आ जाएगा 2l तो कैंसिल, l पावर 2 आ जाएगा, t पावर -2 आ जाएगा और k पावर -1 आ जाएगा। ये गैस कांस्टेंट का हमारे पास है। क्या आपके पास ये गिवन है m पावर 1, l पावर -1, ऐसा तो कुछ नहीं है, t पावर -2, तो ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। फिर भी मैं चेक कर देता हूँ, इट्स m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2, k पावर -1। ठीक है हमारा, सो ओनली ऑप्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि पूछे गए थे जेईई मेंस अप्रैल 6 शिफ्ट सेकंड में। आगे जाके जो 7 अप्रैल का जो शिफ्ट है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, जो आने वाले शिफ्ट्स होंगे, और जो पीछे वाले शिफ्ट है उनको एनालाइज करके उन सब का एक मैराथन सेशन में लाऊंगा। फिजिक्स, साथ में आगे जाके केमिस्ट्री का भी और मैथमेटिक्स पोर्शन का भी हिस्सा। पहले तो हम डिस्कस करें यहाँ पे फिजिक्स में क्या क्या सवाल पूछे गए थे, ये सारे सवाल जो भी शिफ्ट में आ जाएंगे उसका एक पूरा मैराथन लाऊंगा मैं। वो मैराथन आपको यूज होगा आगे जाके, जो बच्चे हैं जैसे कि नीट जिनको देना है, मेडिकल के बच्चे जो है जिनको नीट देना है, वो उन सवालों को देख के आगे जाके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए की लेवल क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली जेईई मेंस लेवल के सवाल है, तो नीट लेवल में इजीली ऐसे सवाल पूछे, इवन इससे डिफिकल्ट भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, और रिमेंबर दैट कि जो आने वाले शिफ्ट जो है उनमें जो बच्चों की तैयारी कैसी होनी चाहिए, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। फॉर्मूला अगर आपको रिमेंबर है आपके पास तो रिमेंबर करके वो फॉर्मूला आप इजीली इन सवालों को कर पाओगे। ठीक है ना, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अगले आपके पास नया सेशन जो आने वाला है, उस नए सेशन में आपके पास डिफरेंट शिफ्ट्स में क्या क्या सवाल होंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, सो थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके पास नए आपके पास चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने की वजह से क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि क्या क्या डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो और आप क्या जानना चाहते हो मुझसे, तो आप कमेंट कीजिए। आगे जाके एक नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।